शमसुद्दीन बादशाह से विदा लेकर अपनी भावज के निवास स्थान की ओर चला। दूसरे दिन उसने अपनी पुत्री और दौहित्र के साथ उसके महल में प्रवेश किया। एक नाम पट्टिका पर अपने भाई का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखकर उसने उसे चुंबन दिया और सेवकों से नूरुद्दीन की विधवा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उसका निवास स्थान यही है, किंतु वह अक्सर अपने पति की कब्र पर पड़ी रहती है। वहां अपने पुत्र की तस्वीर देख देख कर रोती रहती है, क्योंकि पुत्र भी बहुत दिनों से लापता है। वैसे इस समय वह अपने महल ही में है। सेवकों ने खबर की तो नूरुद्दीन की विधवा आई। उसको शमसुद्दीन ने अपना परिचय दिया और बताया कि तुम्हारे पुत्र और मेरी बेटी का विवाह हुआ है। उसने अपनी पुत्री और दौहित्र को भी अपनी छोटी भाभी से मिलवाया। बेचारी विधवा अपने पुत्र से मिलने की आशा ही छोड़ बैठी थी। वह बहू और पोते को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसे आशा बंधी कि मेरा पुत्र भी जीवित होगा। बहू पोते को गले लगाकर वह रोने लगी। शमसुद्दीन ने उसे कहा कि यह समय रोने पीटने का नहीं, तुम बादशाह से अनुमति लेकर मेरे साथ मिस्र देश चलो। यह कहकर उसने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई। नूरुद्दीन की पत्नी इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य में भी पड़ी और प्रसन्न भी हुई। फिर शमसुद्दीन बादशाह के पास गया और उससे निवेदन किया, मैं अपनी भावज को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बादशाह ने खुशी से यह बात मंजूर कर ली और मिस्र के बादशाह के लिए उत्तमोत्तम भेंट की वस्तुएं देकर मिस्र के मंत्री को विदा किया। शमसुद्दीन सारे लोगों को लेकर फिर दमिश्क की ओर चला। इस बाद उसने फिर नगर के बाहर डेरे डाले और अपने सेवकों और गुमाश्तों को व्यापार करने की आज्ञा देकर स्वयं वहां के बादशाह के पास पहुंचा और उसे मिस्र के बादशाह का पत्र और उसके द्वारा भेजे गए तोहफे दिए। इधर अजब ने जब देखा नाना बहुत देर के लिए गए हैं, तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं फिर नगर की सैर करना चाहता हूं। सेवक अजब की मां से अनुमति लेकर उसे ले चले। नगर में चारों ओर घूमते फिरते वे लोग दोपहर के समय बदरुद्दीन की दुकान पर पहुंचे। अजब को वास्तव में दुख था कि उसने पिछली बार बेकार ही हलवाई पर पत्थर चलाया। उसने बदरुद्दीन से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो पहली बार ही की तरह फिर उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगा। बदरुद्दीन उससे बोला, मालिक, आप दुकान के अंदर आ जाइए और थोड़ी सी मलाई खाएं। मुझे खेद है कि इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो मैं आपकी बराबर सेवा करता। अजब ने कहा, पहले तुम वादा करो कि उस बार की तरह मेरा पीछा नहीं करोगे। तुमने यह वादा किया तो मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा, बल्कि रोजाना एक बार आऊंगा। बदरुद्दीन ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके आदेश का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। अजब उसकी दुकान के अंदर बैठ गया। बदरुद्दीन ने उसके तथा उसके सेवक के आगे मलाई के प्याले रखे। अजब ने बदरुद्दीन को भी अपने पास बिठाया। सब लोग मलाई खाने लगे। अजब बराबर उसे ताकीद करता रहा कि तुम्हें मुझसे चाहे जितना प्रेम हो, तुम किसी से इसके बारे में न कहना। बदरुद्दीन ने वादा किया कि किसी से यह बात नहीं कहूंगा। वह अजब और उसके सेवकों की अभ्यर्थना करता रहा और उन्हें मलाई खिलाता रहा। खुद उसने कुछ नहीं खाया। अजब जब खा चुका तो बदरुद्दीन ने उसके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा उसे दिया। फिर उसने चीनी के प्याले में शरबत बनाया और उसमें बर्फ डालकर ले आया और अजब से बोला, यह गुलाब का शरबत अत्यंत स्वादिष्ट है। ऐसा शरबत आपको मेरी दुकान के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। अजब उसे पीकर बहुत खुश हुआ। बदरुद्दीन ने प्रधान सेवक को भी शरबत दिया, जिसे वह एक बार ही में गठागठ पी गया। अब अजब और उसका सेवक बदरुद्दीन को धन्यवाद देकर अपने डेरी की ओर चले। अजब अपनी दादी के डेरे में गया। वह उसे गले से लिपटाकर रोने लगी कि भगवान मुझे जल्द तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता को भी देखने का सुख प्रदान करे। उसने दस्तरख्वान बिछाया और अजब से भी खाने के लिए कहा और पूछने लगी कि तुम शहर में क्या देखा है। अजब उससे बातें तो करता रहा, किंतु उसने खाया बिल्कुल नहीं। बुढ़िया ने अजब और उसके अंगरक्षक शाबान को अपने हाथ की बनाई हुई मलाई दी, किंतु दोनों बदरुद्दीन की दुकान पर पेट भर मलाई खा चुके थे, इसीलिए किसी ने इस मलाई की ओर दृष्टि भी नहीं की। अजब की दादी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे हाथ की बनाई हुई मलाई भी तुम नहीं खा रहे हो। तुम्हें झांत होना चाहिए
कि इस प्रकार की स्वादिष्ट मलाई केवल मैं और मेरा पुत्र बदरुद्दीन ही बना सकते हैं, और उसे भी मलाई बनाना मैंने ही सिखाया है। अजब ने कहा, दादी जी, मेरा अपराध क्षमा करें तो बताऊं कि इस नगर में एक हलवाई है जो इतनी अच्छी मलाई बनाता है कि क्या कहूं। आपकी मलाई उतनी अच्छी नहीं होगी। दादी ये सुनकर अजब के अंगरक्षक शाबान पर बड़ी क्रुद्ध हुई और बोली, क्यों निकम्मे, तू मेरे बच्चे की कैसी सुरक्षा करता है कि वह भिखमंगों की तरह हलवाइयों की दुकान पर बैठकर खाया पिया करता है। शाबान ने कहा कि हम लोग थक गए थे, इसीलिए हलवाई की दुकान पर सुस्ताने को बैठे थे, किंतु हमने मलाई वगैरह नहीं खाई। किंतु अजब ने कहा कि यह झूठ कहता है, हलवाई की दुकान पर हम दोनों ने मलाई खाई थी। अजब की दादी यह सुनकर क्रोध में भर गई और उसी समय उठकर अजब के नाना के डेरे में पहुंची और उसे सारा हाल बताया। शमसुद्दीन अपनी भावज की बातें सुनकर उसके साथ उसके डेरे में पहुंचा और शाबान को डांट कर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दोनों ने हलवाई के यहां मलाई खाई थी। शाबान ने फिर इनकार किया, किंतु अजब ने कहा कि यह बात सच है, हम दोनों ने हलवाई की दुकान पर मलाई भी खाई थी और बाद में शरबत भी पिया था। मंत्री ने शाबान से कहा, देख अजब क्या कहता है, क्या तुम दोनों ने हलवाई के यहां कुछ खाया पिया नहीं। शाबान ने फिर इनकार किया और झूठी कसम भी खा ली कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। अब मंत्री ने शाबान को पीटना शुरू किया। काफी ठुकाई हो चुकने के बाद उसने स्वीकार किया कि अजब की बात सच्ची है और हलवाई की मलाई इस मलाई से अधिक स्वादिष्ट थी। अजब की दादी यह सुनकर भी बिगड़ी। उसने शाबान से कहा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कोई हलवाई मुझसे अच्छी मलाई बना सकता है? और अगर अब भी तू यह कहता है कि तो हलवाई की दुकान पर जाकर थोड़ी सी मलाई ले आ, मैं भी तो देखूं कि वह मलाई कैसी है। शाबान बदरुद्दीन की दुकान पर गया और कुछ पैसे देकर बोला कि एक प्याले में मलाई दे दो, मेरी मालकिन तुम्हारी मलाई खाना चाहती हैं। बदरुद्दीन ने मलाई देकर कहा, ऐसी मलाई तुम्हें दुनिया भर में कहीं और न मिलेगी, केवल मैं और मेरी मां ही इस तरह की मलाई बना सकते हैं। शाबान ने मलाई लाकर अजब की दादी को दी। उसने उसे खाया तो भावातिरेक में मूर्छित हो गई। शमसुद्दीन मोहम्मद को उसकी दशा देखकर चिंता हुई। उसने अपनी भावज के मुंह पर गुलाब जल छिड़कवाया तथा अन्य उपचार किए, जिससे वह होश में आ गई। फिर उसने कहा कि यह मलाई बदरुद्दीन ही ने बनाई है। शमसुद्दीन मोहम्मद को भी विश्वास तो हो गया था कि यह बात ठीक है, किंतु प्रकटतः उसने कहा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे बेटे के अलावा दुनिया में और कोई आदमी ऐसी मलाई न बना सके? उसकी भावज ने कहा, मैं पूरे विश्वास और जानकारी से कहती हूं कि बदरुद्दीन के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। शमसुद्दीन मोहम्मद ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं बहाने से उस हलवाई को यहां बुलवाता हूं। तुम और तुम्हारी बहू उसे छुप कर देखें। अगर तुम लोग उसे पहचान लो कि बदरुद्दीन वही है तो हम लोग उसे अपने साथ काहिरा ले चलेंगे। मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता। तुम लोग ही उसे पहचानो। यह कहकर उसने अपने डेरे में जाकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बदरुद्दीन की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ फोड़ देना और उसे बांध कर ले आना, लेकिन खबरदार उसे मारना पीटना बिल्कुल नहीं और न और किसी तरह का दुख देना। सेवकों को यह आदेश देकर शमसुद्दीन स्वयं बादशाह की सेवा में पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दामाद मिल गया है और उसे काहिरा ले जाने की मुझे अनुमति दें। बादशाह ने प्रसन्नतापूर्वक यह अनुमति दे दी। शमसुद्दीन ने यह भी कहा कि किसी कारणवश मैं अभी असलियत बता नहीं सकता और उसे जोर जबरदस्ती का नाटक करके ले जाना चाहता हूं। आप अपने कोतवाल और सिपाहियों को आदेश करें कि वे मेरे सिपाहियों की इस मामले में रोक टोक न करें। बादशाह ने यह भी स्वीकार कर लिया। शमसुद्दीन के सिपाही बदरुद्दीन की दुकान पर गए और उन्होंने उसके सारे बर्तन भांडे तोड़ फोड़ डाले और रस्सी के बजाय पगड़ी से उसे बांध दिया। उसने दुखी होकर पूछा कि मेरा क्या अपराध है, तो सिपाहियों ने पूछा कि मंत्री के डेरे में भेजी गई मलाई तुम ही ने बनाई थी। उसकी स्वीकारोक्ति पर उन्होंने बगैर कुछ कहे सुने उसको दुकान से बाहर घसीट लिया। नगर निवासियों को इससे दुख हुआ। उन्होंने मंत्री के सिपाहियों को रोकना चाहा और शहर के सिपाहियों से सहायता चाही, किंतु कोई लाभ न हुआ। दोनों ओर के सिपाहियों को अपने अपने हाकिमों के आदेश थे। शमसुद्दीन के सामने बदरुद्दीन को लाया गया तो उसने रोकर पूछा कि मालिक, मैंने आपका क्या अपराध किया?
शमसुद्दीन ने कहा कि क्या तुम्ही ने मेरे सेवक के हाथ मलाई बेची थी? बदरुद्दीन ने कहा कि हाँ। मंत्री बोला, तुम्हारा यही कसूर है, तुमने ऐसी वाहियात मलाई मेरे लिए भेजी, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। बदरुद्दीन ने हैरान होकर कहा कि खराब बेचने पर फांसी दी जाती है। मंत्री बोला, हमारे यहां यही नियम है। उधर पर्दे के पीछे से बदरुद्दीन की मां और पत्नी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गई। उन्होंने चाहा कि जाकर उससे लिपट जाए, किंतु उनसे शमसुद्दीन ने पहले ही कह रखा था कि जब तक मैं न कहूं उसके पास न जाना। दूसरे दिन शमसुद्दीन सब लोगों को लेकर मिस्र की ओर चला। बदरुद्दीन को उसने एक संदूक में बंद करके एक ऊंट पर लाद लिया। दिन भर उसे संदूक में रखकर चलता और रात को पड़ाव करने पर संदूक से बाहर निकाल देता था। इसी तरह जब चलते चलते काहिरा के पास पहुंचा तो पड़ाव डालकर मंत्री ने एक बढ़ई से कहा कि एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए एक लकड़ी की टिकटी बनाओ। बदरुद्दीन ने यह देखकर पूछा कि किसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कल मैं नगर में प्रवेश करूंगा और तुझे इसी टिकटी से बांधकर पूरे नगर में फिराऊंगा और तेरे आगे एक आदमी यह मुनादी करता जाएगा कि इस आदमी को इसीलिए फांसी दी जाएगी कि इसने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बदरुद्दीन यह सुनकर विलाप करने लगा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस कसूर पर मारा जाऊंगा कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। यह कहकर रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि खलीफा हारून रशीद यद्यपि गंभीर प्रकृति का था, तथापि अपने मंत्री से इतनी कहानी सुनकर ठट्ठा मारकर कर हंसने लगा। बदरुद्दीन ने कहा, हे परमात्मा, यह कैसा न्याय है? कहीं ऐसा भी होता है कि केवल इतने से अपराध पर कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी, किसी हलवाई की दुकान लूट ली जाए, उसे बांध कर लाया जाए और फिर उसे फांसी दे दी जाए? यह बात तो सरासर इस्लामी व्यवस्था के विरुद्ध है। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने मलाई बनाने का ढंढा किया कि इस परेशानी में पड़ा। सारे शहर में बदनाम होकर फांसी चढ़ने से बड़ी बदनामी की बात क्या हो सकती है? हे भगवान, मैं अभागा पैदा होते ही क्यों न मर गया। अब भी अच्छा है कि मुझे यूं ही मौत आ जाए, बदनामी से बचूंगा। बदरुद्दीन यही कहकर रोता चिल्लाता रहा, किंतु मंत्री ने कुछ ध्यान न दिया। कुछ ही देर में मंत्री के सामने फांसी की टिकटी पेश की गई, जिसके ऊपर लोहे की सलाख लगी हुई थी। बदरुद्दीन ने उसे देखा तो बहुत घबराया और चिल्लाने लगा, मैंने न किसी की चोरी की, न किसी धार्मिक आदेश का उल्लंघन किया, न किसी की हत्या की। फिर भी मुझे सिर्फ इतनी सी बात पर प्राणदंड मिल रहा है कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। मंत्री शमसुद्दीन ने उससे कहा कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कल तो मैं तुझे नगर में ले जाकर फांसी पर चढ़ाऊंगा ही। यह कहकर उसने बदरुद्दीन को दोबारा संदूक में बंद करवा दिया। सुबह उसने उसे ऊंट पर लदवाया और स्वयं अपनी सवारी पर बैठकर समारोह पूर्वक अपनी राजधानी में प्रवेश किया। अपने महल में पहुंचकर उसने आज्ञा दी कि इस संदूक को उतार कर रखो, किंतु इसे खोलना नहीं। सारा असबाब घर पर रख दिया गया तो शमसुद्दीन ने अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर उससे कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है। अब तुम अपने कमरे को ठीक वैसे ही सजाओ जैसा वह तुम्हारे विवाह की रात को सजाया गया था। हर चीज ठीक उसी जगह पर होनी चाहिए जैसे उस समय पर थी। मंत्री की पुत्री ने अपने पिता के आदेशानुसार काम किया और कमरे को बिल्कुल उसी तरह सजा दिया जैसे कि वह विवाह की रात को सजाया गया था। जहां उसे कोई बात भूल गई, उसने अपने पिता से पूछ ली। ठीक उसी तरह तख्त बिछाया गया और सारी मोमबत्तियां भी ठीक उसी प्रकार रखी गईं। पूरा कमरा, बल्कि आसपास के कमरे भी ठीक वैसे ही दिखने लगे जैसे शादी की रात को दिखते थे। शमसुद्दीन मोहम्मद ने स्वयं वहां आकर बदरुद्दीन के कपड़े और रुपयों की थैली ठीक वहीं रखी जहां से उसने उठाई थी। फिर उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम उसी रात की तरह सोने के कपड़े पहनो और पति के आने पर इस तरह का भाव प्रकट न करना जैसे उससे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। ऐसा बर्ताव करना जैसे वो कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ था। कहानी यहां तक पहुंची तो सवेरा हो गया और मलिका शहरजाद चुप हो रही। बादशाह को कहानी का अंत सुनने की इतनी उत्कंठा थी कि अगली रात को उसे ठीक तरह नींद भी नहीं आई। अगली रात को अंतिम पहर में मलिका शहरजाद ने नियमानुसार कहानी प्रारंभ की। उसने कहा कि मंत्री शमसुद्दीन ने आज्ञा दी कि उस भवन में 2 या 3 दासियां ही रहें। जब एक पहर रात बीती तो मंत्री ने बदरुद्दीन को संदूक में बंद ही बंद उस भवन के समीप भिजवाया।
सेवकों ने वहां उसे संदूक से निकाला तो वह लगभग अचेत था। उन्होंने जल्दी से उसे रात्रिकालीन वस्त्र, मिर्जई आदि पहना दिए। फिर उसे मकान के अंदर छोड़कर उन्होंने बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा दी। कुछ देर में बदरुद्दीन को हाथ पांव फैलने से चेत हुआ तो उसने अपने को विवाह के लिए सजे हुए कमरे में पाया। उसे याद आया कि यह उसकी सुहागरात वाला कक्ष है। पास वाले कमरे को देखकर भी उसने पहचाना कि यही उस कुबड़े गुलाम के पास में बैठा था। उसका ताज्जुब और बढ़ा। 2 क्षणों के बाद उसने देखा कि उसके विवाह के वस्त्र और थैली उसी तरह वहां रखी है जैसी सुहागरात को रखी थी। इससे आश्चर्य के मारे उसका सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि समझ में नहीं आता कि मैं जाग रहा हूं या स्वप्न देख रहा हूं। इठ में ही में उसकी पत्नी ने मसहरी से सिर उठाकर कहा, प्रियतम, तुम द्वार पर क्यों खड़े हो? यहां पलंग पर आकर आराम करो। तुम दिन भर कहां रहे? आज सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने तुम्हें पलंग पर नहीं देखा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी तुम न आए तो मैं दिन भर बहुत दुखी रही। खैर, अब तुम मेरे पास आओ। बदरुद्दीन को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। वह आश्चर्य और उसके बाद पैदा हुए उल्लास के कारण यह भी भूल गया कि मंत्री ने उसे कैद किया था और मृत्युदंड दिया था। उसका चेहरा चमकने लगा और निराशा की काली छाया उसके चेहरे से हट गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब भी वैसी सुंदर और मनोहारिणी है जैसी विवाह की रात को थी। कमरे के अंदर जाकर उसने प्रत्येक वस्तु को फिर अच्छी तरह देखा और उसे मालूम हुआ कि सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 10 बरस पहले विवाह की रात को थी। चौकी पर उसके वस्त्र और द्रव्य की थैली भी जैसी की तैसी थी। वह उच्च स्वर में कहने लगा, हे भगवान, यह क्या लीला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां हूं। उसकी पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हो? क्या खड़े खड़े अजीब बातें कर रहे हो? बदरुद्दीन ने कहा, सच बताओ, तुम कब से मुझसे अलग हो? उसने कहा, आज सुबह ही तो तुम उठकर गए थे। बदरुद्दीन बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हारे साथ सुहाग रात बिताई जरूर थी, किंतु इस बात को हुए 10 बरस हो गए। इस सारे समय मैं दमिश्क में रहा। मेरी अक्ल चक्कर खा रही है कि अपने विवाह का समय कौन सा मानूं, वर्तमान समय या 10 बरस पहले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि मैं 10 बरस तुमसे अलग रहने को स्वप्न समझूं या इस समय तुमसे होने वाली बातचीत को। उसकी पत्नी ने कहा, तुम कैसी पागलों की सी बातें करते हो? स्पष्ट बताओ कि यह दमिश्क बीच में कहां से आ गया? बदरुद्दीन ने हंसकर कहा, मालूम नहीं मैं पागल था या अब हूं। 10 बरस पहले मैं यही शयनकालीन वस्त्र पहने दमिश्क की मस्जिद के द्वार पर पड़ा था। वहां के निवासी मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वहां से उठकर भागा और एक हलवाई की दुकान में जा छुपा। उसने मुझे गोद लिया और अपना धंधा सिखाया। जब वह मरा तो सारी संपत्ति मुझे दे गया। मैं 10 बरस तक उसी दुकान पर हलवाई का व्यवसाय करता रहा। एक दिन कहीं का मंत्री दमिश्क में आया। उसका लड़का बड़ा भोला भाला और सुंदर था। उसे देखकर मेरे हृदय में बहुत प्यार उमड़ा। एक दिन वह अपने नौकर के साथ मेरी दुकान पर आया और वहां बैठकर मलाई खाई। तब वह वापस अपने डेरे में गया तो उसके पिता ने मेरी दुकान से मलाई मंगवाई। इसके बाद मुझे पकड़वा बुलाया और यह कहकर कि तूने बगैर काली मिर्च की मलाई क्यों बनाई, मेरी दुकान लुटवा दी और मुझे संदूक में बंद ऊंट पर रखवाकर अपने देश को लाया। फिर कल रात उसने फांसी की टिकट ही बनवाई और आज के लिए कहा कि तुझे नगर में घुमाने के बाद फांसी दी जाएगी। मैं यह सुनकर भय से अचेत हो गया। जब होश आया तो देखा तुम्हारे पास मौजूद हूं। उसकी पत्नी यह सुनकर हंसने लगी और मजाक में बोली, यह तो नहीं हो सकता कि इतनी सी बात पर किसी को फांसी दे दी जाए। तुमने कोई बड़ा अपराध किया होगा। बदरुद्दीन ने कहा, मैं सच कहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी थी। अब यह अजीब सी बहस चल पड़ी। उसकी पत्नी हंस हंस कर कहती जाती थी कि तुमने जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा और बेचारा बदरुद्दीन बार बार सफाई दिए जाता था कि मेरा अपराध बगैर काली मिर्च डाले मलाई भेजने के अलावा कुछ नहीं था। और इतनी ही बात पर मंत्री ने मुझे फांसी चढ़ाने के लिए टिकट्टी बनवा ली, जिसके ऊपर मुझे लटकाने के लिए लोहे की मजबूत सलाख लगाई गई थी। बादशाह शहरयार यहां तक कहानी सुनकर हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा,
मंत्री शमसुद्दीन ने अपने दामाद के साथ अच्छा मजाक किया और आश्चर्य यह है कि उसकी भावज ने भी बेटे के इस तरह तंग किए जाने पर कुछ न कहा। खैर, कल कहानी पूरी होगी तो आशा है उसका अंत अच्छा होगा। दूसरी रात के अंतिम पहर मलिका शहजाद ने कहानी फिर शुरू की। उसने कहा कि रात भर बदरुद्दीन इसी चक्कर में रहा कि मैं अपनी पत्नी के पास वास्तव में हूं या सपना देख रहा हूं। वह बार बार पलंग से उठता और घूम घूम कर भवन को देखता। उसे हर चीज वैसी ही दिखाई देती जैसी विवाह की रात को थी। उधर पिछले 10 बरसों की घटनाओं की अनदेखी भी वह नहीं कर पाता था। सारी रात उसने उसी उधेड़बुन में काटी। सुबह हुई तो शमसुद्दीन ने बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर आकर ताली बजाई। उसकी बेटी ने द्वार खोला तो शमसुद्दीन ने अंदर जाकर स्वयं अपनी ओर से बदरुद्दीन को प्रणाम किया। बदरुद्दीन ने कहा, आपने तो मुझे फांसी देने का प्रबंध किया था। उसके विचार से मैं अब तक कांप रहा हूं और मेरा अपराध क्या था? सिर्फ यह कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली थी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे भतीजे हो और मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ किया था। बादशाह के हुक्म से उसका विवाह कुबड़े गुलाम से होने वाला था। यह कहकर उसने नूरुद्दीन का लिखा हुआ वृत्तांत उसे दिखाया और कहा, तुम्हारी खोज में ही मैं बसरा, दमिश्क और न जाने कौन कौन सी जगह जगह मारा मारा फिरता रहा। मैंने तुम पर प्रकट में जो अन्याय किया है उसे भूल जाओ। मैं सिर्फ यह चाहता था कि बगैर झंझट के दमिश्क से तुम्हें यहां लाऊं। साथ ही यह ख्याल था कि अगर तुम्हारी भेंट अचानक तुम्हारी मां और पत्नी से हो जाए तो कहीं तुम आनंदातिरेक में मर न जाओ। यह कहकर उसने दामाद को सीने से लगा लिया। बदरुद्दीन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने रात के कपड़े उतारकर दिन के कपड़े पहने। फिर उसने अपनी मां से भेंट की। इस अवसर पर सारे परिवार में आनंद की कैसी लहर आई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी मां उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही और बताती रही कि तेरे लापता होने पर यह 10 बरस कितने कष्ट से काटे। इतने ही में अजब, जिसे उसके नाना ने असलियत बता दी थी, अपने बाप से आकर लिपट गया। बदरुद्दीन ने कहा, अरे तूने ही तो मेरे यहां मलाई खाई थी। यह कहकर उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। शमसुद्दीन ने दामाद को बादशाह के सामने पेश किया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने इस वृत्तांत को लिखने का आदेश दिया और बदरुद्दीन को भी सम्मानित किया। हारून रशीद से उसके मंत्री जफर ने यह कहानी सुनाकर कहा कि आप भी उदारता दिखाई और मेरे गुलाम रेहान का अपराध क्षमा कर दें। हारून रशीद ने ऐसा ही किया और उस आदमी को, जिसने भ्रमवश अपनी पत्नी को मार डाला था, अपनी एक दासी दे दी कि विवाह कर ले और सुखपूर्वक रहे। ये कहानी पूरी करके मालिक शहरजाद ने कहा, स्वामी अब सवेरा हो गया। अगर आज मुझे आज प्राणदान मिले तो मैं और अच्छी कहानी सुनाऊं। बादशाह चुपचाप दरबार को चला गया, किंतु कहानी के लालच में उसने शहरजाद के वध का आदेश मुलतवी रखा।